गाइस आज हम आ गए हैं एक पीटीएसआर के बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर को लेके, जिसका नाम है रजो निवृत्ति। रजो निवृत्ति पीटीएसआर सब्जेक्ट स्त्री एंड प्रस्तुति एंड स्त्री रोग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि मीनोपॉज जो है, मीनोपॉज के बाद जो प्रॉब्लम्स फेस करती हैं फीमेल्स, वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मीनोपॉज कब होता है, इसके बाद फीमेल्स में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और उन सिम्टम्स से कैसे रिलीफ किया जाए, चिकित्सा क्या है उसकी, और एक HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उसको देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रजो निवृत्ति। रजो निवृत्ति का अर्थ होता है, मतलब मॉडर्न कोरिलेशन देखें तो उसको कहते हैं मीनोपॉज, मतलब सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जो भी मासिक धर्म फीमेल्स में होता है मंथली, उसका रुक जाना। जैसे यहाँ पे लिखा है, द टर्म रजो निवृत्ति इज कंपोज्ड ऑफ टू डिस्क्रीट वर्ड्स, एक रज और निवृत्ति। रज एक क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की, रज का अर्थ होता है आर्तव। आयुर्वेद में रज आर्तव को कहते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड को या और स्त्री पुष्प को। ठीक है, रज से दो चीज़ों का अर्थ लिया जाता है, एक आर्तव और एक स्त्री पुष्प। ठीक है, आर्तव मतलब होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड, और निवृत्ति, निवृत्ति इज डिफाइंड एज अपरिवृत्ति, मतलब सिसेशन हो जाना, मतलब परमानेंट सिसेशन, जिसे हम कहते हैं बंद हो जाना, रुक जाना, उसका अर्थ है निवृत्ति। सो जो रजो निवृत्ति, उसका अगर हम ट्रांसलेट करें फंडामेंटली, सिसेशन ऑफ आर्तव प्रवृत्ति, आर्तव का रुक जाना, आर्तव का रुक जाना, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके जो आचार्य सुश्रुत ने बताया कि इसका जो ये रजो निवृत्ति है, इसका क्या टाइम पीरियड रहता है। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग इन्होंने जो कहा है कि जो फिजियोलॉजिकल एज है रजो निवृत्ति की, वो है नियरली 50 ईयर्स। 50 ईयर्स की एज तक रजो निवृत्ति क्या हो जाता है, मतलब रजो निवृत्ति आ जाती है, मतलब रजो मेंस्ट्रुएशन हो जाती है फीमेल की 50 ईयर्स की एज तक। उसके बाद इसका अगर हम देखा जाए, इसका प्रकार जो होते हैं, इसके दो प्रकार हो सकते हैं। जैसे एक होता है कालज, एक होता है कालज। कालज हम नाम से पता चल रहा है कालज की, जो नेचुरल हो रहा है, जो जिसमें कोई भी कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है, बिल्कुल नेचुरल हो रहा है, वो है कालज। और दूसरा है अकालज। अकालज होता है कि अनटाइमली, कभी मतलब किसी रीज़न की वजह से हो रहा है, अभी पढ़ेंगे हम। जैसे कालज में क्या होता है कि नेचुरल होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ही वो इंड्यूस होता है, और ये एक स्वभाव होता है अपने एक मतलब बॉडी का, हमारा जो नेचुरल प्रकृति का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये नेचुरली मतलब एक टाइम पीरियड के बाद ये मेनोपॉज मतलब नेचुरली फीमेल्स में हो जाता है। और एक अकालज होता है। अकालज से आपको पता चल रहा है कि जैसे कि प्रीमैच्योरी ट्रिगर हो रहा है मेनोपॉज किसी एक्सोजेनस फैक्टर से, जैसे कोई अभिघात ट्रॉमा हो गया, या कोई सर्जिकल इंटरवेंशंस होगी फीमेल में, या कोई पैथोलॉजिकल कुछ धातु क्षय हो गया। जैसे बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं फीमेल में, बार बार वो क्या होता है कि कुछ इन्फेक्शन हो गया, सर्वाइकल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बार बार वहाँ सर्जरीज करने की नीड पड़ रही है, फाइब्रॉइड्स, ऐसे कुछ भी केसेस हैं जिसमें जो अकालज मेनोपॉज का रीज़न है। अब दोषों के अकॉर्डिंग लक्षण देखते हैं अगर हम रजो निवृत्ति के, तो इसमें क्या होता है, वातज के देखते हैं पहले। वातज में क्या होता है, संधि वेदना, क्योंकि पता है आपको कि वातज जो होता है मूवमेंट्स में काम करता है और वेदना करने में काम मतलब रीज़न रिस्पॉन्सिबल होता है, तो संधि वेदना होती है। सिर में शूल होएगा, भ्रम होता है, चक्कर आते हैं उस फीमेल को, और हस्त पाद में सुप्ति, नम्बनेस आ जाती है एक्सट्रीमिटीज़ में, ड्राइनेस हो जाती है स्किन की, रोक्षता, और शब्द सेशन तो मतलब चिड़चिड़ापन आता है कि वो साउंड को मतलब सहन नहीं कर पाती। और उसके बाद उसमें उसमें मतलब विबंध हो सकता है, लाइक कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है फीमेल में, और ब्लोटिंग हो रहेगी, उसको आत्मान हो सकता है। उसके बाद ये जो पित्तज वाले हैं उसमें आगे उष्ण अभिभूति, मतलब हॉट फ्लैशेस, मतलब चेहरा एकदम से लाल हो जाना,
बर्निंग सेंसेशन और ज़्यादा थ्रस्ट का लगना, प्यास ज़्यादा लगना, और पैल्पिटेशंस हो जाना कभी कभी, और रात्रि में नाइट स्वेट्स इंपॉर्टेंट है, नाइट स्वेट्स हो जाना, और जब मूत्र विसर्जित कर रही है फीमेल तो उसमें दाह, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, और योनि में दाह होना, ये जो। उसके बाद कफज में देखा जाए तो पता है आपको, नोज़िया की फीलिंग आती है, अंग मर्द। अब देखना ध्यान से, कफज है और कफज में हम जनरली पढ़ते हैं कि मतलब कफज में ये सब चीज़ें, ये वाली सिम्टम्स नहीं आते, पर इसमें अंग मर्द दिखा दिया, ठीक है, और बल क्षय हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अंग मर्द, बल क्षय आ रहा है इसमें। उसके बाद भ्रम, लेथर्जी तो चलो होती है, अनिद्रा, अनिद्रा में लगता है कि सिम्टम है वात का, बट इसमें देखो, इसमें कफज में क्या है, कफज में अनिद्रा एक सिम्टम, अनिद्रा कफज रजो निवृत्ति का सिम्टम जो आता है इसमें, वातज कफज में जो ये लक्षण आते हैं वो इसके, और मतलब अनिद्रा है उसमें, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद साइकोलॉजिकल भी सिम्टम्स फीमेल में देखने को मिलते हैं, मानसिक लक्षण कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे उसमें क्रोध, बहुत सारा ऐसा चिड़चिड़ापन, एंगर हो सकता है, मतलब किसी चीज़ से भय हो सकता है उसको, जैसे डर लगने लगे, फियर किसी चीज़ से, एनजाइटी होने लगती है उसको, ऐसा द्वेष किसी चीज़ से, मतलब खाने का मन ना करे उसको, ऐसा द्वेष होने लगता है, या ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज़ याद रखना, मेमोरी लॉस होने लगती है, धीरे धीरे डिजनरेशन होने लगती है ब्रेन सेल्स की, उसमें फीमेल में तो स्मृति लॉस हो सकती है, मतलब मेमोरी लॉस हो सकती है। उसके बाद अब इसका पढ़ेंगे हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव। यहाँ तक ये इतना आयुर्वेद का जो था ये मैंने आपको बता दिया, अब इम्पॉर्टेंट है इसका मॉडर्न का पर्सपेक्टिव। अब देखो मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज इज डिफाइंड एज अ परमानेंट सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ ओवेरियन फॉलिकुलर एक्टिविटी। जो भी ओवरीज की जो फॉलिकुलर एक्टिविटी है उसका परमानेंट सिसेशन हो जाना, और क्लिनिकली इसको ऐसा बताया गया है, क्लिनिकली इसको डायग्नोस रेट्रोस्पेक्टिवली ऐसा बताया गया है कि 12 कंजिक्यूटिव मंथ्स तक एमनेरिया होना, 12 कंजिक्यूटिव मंथ्स तक एमनेरिया होना, मतलब मेंस्ट्रुएशन का ना होना विदाउट एनी पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। बट इसमें ये बताया कि कोई भी पैथोलॉजी नहीं होनी चाहिए उस फीमेल में 12 महीने तक, मतलब उसमें सिसेशन होना चाहिए किसका, मेंस्ट्रुएशन का, और उसमें कोई भी पैथोलॉजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी पैथोलॉजी नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसको बताएंगे, बोलेंगे कि मीनोपॉज है, मतलब नेचुरल ऐसा मीनोपॉज आया, ठीक है। और ये जो एवरेज एज होती है मीनोपॉज की 45 to 50 ईयर्स तक, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि आचार्य चरक ने भी नियरली ये मानी थी 50 ईयर्स के अराउंड। अब इसमें थोड़ा एंडोक्राइनोलॉजी भी समझते हैं और हार्मोन्स का थोड़ा अल्टरनेशन समझते हैं कि क्या से क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, देखो इसमें जो हार्मोन होता है, इसमें पहले सबसे पहले आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है इसमें इसका जो वैल्यू होती है बहुत कम हो जाती है, लेस देन 20 पिकोग्राम पर ml, कम हो जाता है ये। और ये इसमें क्या हो जाता है, ये क्यों होता है ये, क्योंकि फॉलिकुलर डिप्लीशन होता है, फॉलिक्यूल्स ही नहीं मतलब ख़त्म हो गए हैं, और ग्रेन्युलोसा सेल्स की सिक्रीशन ही, वो सिक्रीशन ही नहीं हो पा रही, मतलब फॉलिक्यूल्स ही ख़त्म हो गए हैं ओवरी में, तो कैसे होगा, क्योंकि जब मेनोपॉज होता है तो एक लिमिटेड अमाउंट तक जो मतलब फीमेल में एग्स होते हैं, और फिर वो मेनोपॉज तक आते आते धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं, तो एस्ट्रोजन उन्हीं फॉलिकल्स रिलीज़, वही फॉलिकल्स जब मैच्योर होते हैं ग्रैफियन फॉलिकल बनते हैं, वही एस्ट्रोजन रिलीज़ करते हैं, और जब यही नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, मतलब एस्ट्रोजन बहुत कम वहाँ से सिक्रेट होगा। उसके बाद एस्ट्रोन, इसमें क्या होता है कि जैसे जब ये एस्ट्रोजन की कमी हो गई, अब तो बॉडी को एस्ट्रोजन तो मतलब ज़रूरी है ना, तो अब ये क्या करेंगे, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल जो हमारा ग्लैंड होता है वो एंड्रोस्टीनिडियोन इसको क्या करता है, मतलब इसको बनाता है, जो मतलब इसको फैट में मतलब स्टोर जो होता है वो बनता है एस्ट्रोन, ये जो है ना एड्रिनल ग्लैंड से बनता है एंड्रोस्टेनिडियोन, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोन में, वो कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोन में, और फिर वो ज़्यादा स्टोर हो जाता है फैट टिश्यूज़ में हमारे। तो फिर वहाँ से जब मेनोपॉज हो जाता है ना, तो जो एस्ट्रोजन होता है वो एस्ट्रोन की फॉर्म में होता है, वो फैट टिश्यू से ज़्यादा, मतलब उसको वहाँ फैट टिश्यू से लिया जाता है, मतलब एस्ट्रोजन की जो कमी है वहाँ से पूरी की जाती है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद तो एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, फिर एस्ट्रोन की फॉर्म में हमको, मतलब फीमेल्स मतलब जो मेनोपॉज वाली हैं तो वहाँ से यूज़ करती हैं। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन में, प्रोजेस्टेरोन तो नेरली एब्सेंट ही होता है, जब आपको पता है प्रोजेस्टेरोन बनता कहाँ से है, कॉर्पस लूटियम से।
अब कॉर्पस ल्यूटियम ही फॉलिकल ही नहीं बन रहा, तो वो जब ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, तो ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा तो फिर ये प्रोजेस्टेरोन कहाँ से बनेगा? देखो यहाँ पे लिखा है रीज़न भी कि ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, तो कॉर्पस ल्यूटियम जब नहीं बनेगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा ऑटोमेटिकली। और जो इनिबिन है, इनिबिन भी ग्रेनुलोसा सेल से ही रिलीज होता है, तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो नेगेटिव फीडबैक ही ख़त्म हो जाता है ना, क्योंकि एस्ट्रोजन ही नहीं मत बन रहा, एस्ट्रोजन ही नहीं बन रहा। जब एस्ट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ती है तो फिर एफएसएच की तो कम हो जाती है, लेकिन अब जब एस्ट्रोजन ही नहीं बढ़ रहा तो फिर वो नेगेटिव फीडबैक ही लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एफएसएच बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 5 से 10 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी सेम ही है कि नेगेटिव फीडबैक ही नहीं जा रहा, तो जिसकी वजह से डिसरप्शन हो जाता है एचपीओ एक्सिस में, और ये दोनों हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं, लेबोरेटरी मार्कर्स हैं। एफएसएच बहुत इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मार्कर है। आफ्टर मीनोपॉज की एफएसएच का लेवल बढ़ जाता है मीनोपॉज के बाद, कितना? 40 ml इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml, ठीक है। अब ये देखो होता कैसे है, अब ये पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, एचपीओ एक्सिस की डिसरप्शन की। सबसे पहले क्या हो जाता है, ओवरियन रिजर्व डिप्लीट हो जाता है, वो चाहे किसी भी रीज़न से हो, जैसे कि अगर बचपन से ही उसमें एग्स कम हो और फिर धीरे धीरे आते आते 45 to 50 ईयर्स तक वो ख़त्म हो गए, ओवरियन रिजर्व के डिप्लीशन हो गया, मतलब एग्स ख़त्म हो गई ओवरीज में। उसके बाद एनोव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नहीं होगा, कार्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा। जब कार्पस ल्यूटियम ही नहीं बनेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये तीनों मतलब तीनों नहीं बनेंगे, मतलब तीनों कम हो जाएंगे, बनेंगे नहीं। फिर जो नेगेटिव फीडबैक का मैकेनिज्म है वो लॉस्ट हो जाएगा हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी में, जिसकी वजह से हाइपरगोनाडोट्रोपिक स्टेट आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एफएसएच और एलएच सिग्निफिकेंटली, मैंने जैसे ऊपर बताया था, ये दोनों बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब जैसे मैंने बताया एफएसएच कितना बढ़ेगा, एफएसएच बढ़ेगा ग्रेटर देन 40 ml इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसके बाद कंप्लीट डिस्टर्बेंस हो जाएगी एचपीओ एक्सिस में, और एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन फेलियर हो जाता है, जिसके साइकिल्स इरेगुलर हो जाएंगे और मेनोपॉज हो जाएगा। मतलब भाई साइकिल तो तभी बनेगा जब एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करेगी, एंडोमेट्रियम में हार्मोन्स काम करेंगे, ओवरीज में वो फॉलिकल्स बनेंगे, वो तभी एचपीओ एक्सिस अच्छे से काम करेगा। जब एचपीओ एक्सिस अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है, एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन ही नहीं होगी, और फिर साइकिल्स इरेगुलर होंगे तो मेनोपॉज हो जाएगा, ठीक है। मैं इन 2 फोटोग्राफ्स का भी तो आपको इम्पोर्टेंस बताऊंगा, बट पहले आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, नीचे आएगा भी। अब देखो, अब ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे ही मेनोपॉज हिट कर गई फीमेल और उसके बाद ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले सिस्टमिक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या सिम्टम्स आते हैं, एमेनोरिया एमेनोरिया तो होगा ही होगा भाई। उसके बाद क्या होगा, इरेगुलर स्पॉटिंग होती है, मतलब कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऐसा स्पॉटिंग होगी, पर मतलब रिमेंसुरेशन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ओवरीज क्या हो जाएंगी, ओवरीज बिल्कुल स्मॉल श्रंकन हो जाएगा। अब देखो ओवरीज का काम तब तक ही है जब तक एग है, अब एग ही नहीं तो श्रंकन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यूट्रस भी काम हो जाए। यूट्रस का क्या मतलब था, यूट्रस का था कि वो जो फीटस होगा उसको होल्ड करना, आप उसको पता है कि बॉडी को नेचुरली पता चल गया कि अब यूट्रस का कुछ काम नहीं, तो वो श्रंकन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और सर्विक्स भी श्रिंक हो जाएगी, और जो एक्सटर्नल हॉर्स है वो भी नैरो हो जाएगा, और जो सर्विकल म्यूकस बनना होता है वो भी ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। इसका भी क्या अर्थ, अब सर्विकल म्यूकस बनने का। उसके बाद जो यूरोजेनिटल सिस्टम वेजाइनल ड्राइनेस हो जाएगी, ईचिंग होने शुरू हो जाएगी फीमेल को। और मैंने जैसे ऊपर हमने पढ़ा था आयुर्वेदिक वाले पोर्शन में, तो ये मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, और उसमें क्या हो जाएगा, दाह होगी, यूटीआईज हो सकती है। वेजाइना में भी देखो बताया कि एट्रोफी हो जाएगी वेजाइनल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की। और ये वाला एलिवेट हो जाता है वेजाइनल पीएच, वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर मीनोपॉज क्या हो जाता है कि वेजाइनल का जो पीएच है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जब पीएच बढ़ जाएगा तो भाई ये यूटीआईज तो आपको पता चल गया, यूटीआईज क्यों होते हैं, जब जैसे उनको एल्कलाइन मीडियम मिलेगा बैक्टीरियाज को तो वो ग्रो करेंगे, ठीक है। और ग्रो करेंगे तो फिर वो यूटीआईज होने का ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है। अब यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है ना वो वीक पड़ जाती है, ठीक है। ये हो गया। और वैसोमोटर स्टेबिलिटी में क्या होता है कि हॉट फ्लैशेस फेस और चेस्ट पे ऐसा रेडनेस आ जाती है, नाइट स्वेट्स हमने पढ़ा था, रात्रि स्वेद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हाइपोथैलेमिक ये क्यों होता है, ये इसका रीज़न है, जो ये है ना 3 चीज़ें,
ये किस कैटेगरी क्या है और क्लिनिकल सिम्टम और ये टारगेट पैथोफिजियोलॉजी कैसे हो रहा है, ये वो चीज़ है, ठीक है। ये हॉट फ्लशेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इंस्टेबिलिटी और हाइपोथैलेमिक रेगुलेटरी सिस्टम ही मतलब इरेगुलेट हो चुका है, तो बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे जाता रहता है, मतलब कभी बढ़ता है कभी घटता है ऐसा। और म्यूकोस्केलेटन में क्या हो जाता है, मतलब जॉइंट पेन होती है फीमेल को, बैक पेन होनी शुरू हो जाती है, और वो हाई ससेप्टिबिलिटी फ्रैक्चर्स के लिए हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे बोन रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है, और बोन मिनरल डेंसिटी बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या हो जाता है कि उसका सिस्टमिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और उसके बाद क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है ना, वो कार्डियो प्रोटेक्शन का काम करता है, और क्या हो जाता है, अब जब वो ख़त्म हो जाएगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाता है, और सीरम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट की प्रॉब्लम्स फीमेल में आने लग जाती है, ठीक है। अब स्किन वाले जो मैंने आपको ऊपर फोटोग्राफ दिखाए थे वो इसमें बताऊंगा। जैसे स्किन में क्या हो जाता है, ड्राई स्किन हो जाती है, क्रैक की स्किन हो जाती है, खुजली, प्यूरेटिस, मतलब ईचिंग होना शुरू हो जाती है, और प्रोग्रेसिव उसके हेयर थिन होना शुरू होता है, और स्किन रिंकलिंग हो जाती है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे दो सिम्टम क्लासिकल साइंस दिखते हैं उसके स्किन में, क्या, पर्स स्ट्रिंग रिंकलिंग, और दूसरा क्या दिखता है, क्रोज फीट। अब देखो मैंने आपको बताया था, फोटोग्राफ में बताऊंगा, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे लाइन दिख रही है, पर्स स्ट्रिंग रिंकलिंग हो रही है। क्या होता है पर्स स्ट्रिंग रिंकलिंग? पर्स की जैसे स्ट्रिंग होती है ना, मतलब जैसे पर्स होता है उसकी स्ट्रिंग होती है, जैसे मतलब बंद करने वाली वो जिप होती है, वैसे टाइप का इसमें देखो ऐसे ऐसे आ गई, ऐसे रिंकल्स हो गए हैं। और ये क्रोज क्लॉ, ऐसा सिम्टम आ रहा है। क्रोज की जो क्लॉज होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे क्रोज के क्लॉ, जैसे क्रोज के पैर, क्रोज के क्लॉ नहीं सॉरी, क्रोज के फीट जो होते हैं, वैसा यहाँ पे देखो दिख रहा है, ठीक है। वैसे सिम्टम आने, मतलब ऐसा दिखता है स्किन पे, ऐसा फीमेल्स में, ठीक है, जो मेनोपॉज को हिट कर चुकी होती है फीमेल्स। उसके बाद आप डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और कंप्रेहेंसिव मैनेजमेंट क्या है कि सबसे पहले क्लिनिकल एमेरियोरिया होता है, मिनिमम 12 कंसेक्यूटिव मंथ तक मेंस्ट्रुअल एब्सेंस होते हैं विदाउट एनी पैथोलॉजिकल, मैं होता है कि कोई पैथोलॉजी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वैसोमोटर सिम्टम, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स तो बता दिया क्यों होते हैं। और उसके बाद ये वाला देखो, सीरम ईस्टरडेओल कम हो जाता है, और ये वाला बढ़ जाता है, FSH और LH ग्रेटर देन 40 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml। अब मॉडर्न कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या है कि लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन करनी है, थोड़ा सा स्मोकिंग को सीसेशन करना है, अल्कोहल नहीं लेना अगर वो लेती है तो। न्यूट्रिशन प्लान में फाइटो एस्ट्रोजेंस रिच लेने, कैल्शियम लेना है, उसके बाद विटामिन D3 लेना है, क्योंकि देखो हमने बताया कि ऊपर हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं तो मुझे लें। और फार्माकोथेरेपी में ना नॉन HRT जैसे बिसफॉस्फोनेट 2 इनहिबिट, स्टोक्राटिक बोन एब्जॉर्प्शन, कैल्सिटोनिन, फ्लोराइड फॉर बोन हेल्थ प्रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें लेनी है। और आयुर्वेद में क्या चिकित्सा है इसकी, आयुर्वेद में हमको रसायन थेरेपी लेनी है, ठीक है, क्या लेना है, रसायन थेरेपी, और जो धातु को पोषण दे वैसा थेरेपी। आचार रसायन का फॉलो करना है हमको, दिनचर्या को फॉलो करना है, ऋतुचर्या को प्रॉपर फॉलो करना है। और स्ट्रेस में हमको रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं सूर्य नमस्कार की, योगासन और प्राणायाम, ठीक है। आहार में हम डाइटरी रेजिम में दे सकते हैं, जैसे शीर और घृत का प्रयोग कर सकते हैं, तो ताकि वो ओज को बढ़ाए, और हम डिले कर सकें, मेनोपॉजल ऑनसेट को हम थोड़ा डिले कर पाएँ। उसके बाद मांस रस, मीट, सूप और तिल का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं, शतावरी का प्रयोग, बिदारी का, शुंठी मिक्स हनी के साथ करके ले सकते हैं। उसके बाद हम ऐसे ठंडे दूध पी सकते हैं, जैसे कुमकुम और शतावरी में कुमकुम और शतावरी मिला के, मतलब गर्म दूध में मिला के हम पी सकते हैं ऐसा। उसके बाद जो इन सिम्टम्स को टालने के लिए, जो हमने क्लिनिकल सिम्टम्स ऊपर पढ़े, इन सबको टालने के लिए ना जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की कमी की वजह से सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, उसको दूर करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका आज मॉडर्न डे में स्टैंडर्ड में यूज़ करे जाते हैं इस क्लिनिकल सिम्टम्स को थोड़ा रोकने के लिए 3 से 5 साल के लिए, बट स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के अंडर। कुछ फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा ऐसा इनके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, इसलिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के अंडर लिखा है ना। हमको क्या करना है कि यार क्वालिटी को बढ़ाना है, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करना है, तो इसीलिए वो सिम्टम्स थोड़ा सा डिले हो जाएं, इसलिए हम HRT देते हैं। और देखो इसमें क्या इंडिकेशन क्या कि रैपिड रिलीफ होता है वैसे सिम्टम से, और उसमें प्रिवेंशन और स्टेबलाइजेशन मिल जाती है ऑस्टियोपोरोसिस से, और मैनेजमेंट हो जाती है। अगर प्री मैच्योर ओवरियन फेलियर हो रहा है तो उसको भी रोकता है ये HRT। उसके बाद अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अगर अनडायग्नोस्ड और अनएक्सप्लेन्ड जेनिटल ब्लीडिंग हो रही तो हमको HRT नहीं देना। अगर किसी को क्रोनिक लीवर डिजीज़ है तो हमको HRT नहीं देना उसमें, और गल ब्लैडर की कोई डिजीज़ HRT नहीं देना है।
उसके बाद एस्ट्रोजन डिपेंडेंट नियोप्लाज्म में कोई कैंसर है बॉडी में एस्ट्रोजन से रिलेटेड, तो हमको HRT नहीं देना है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी मात्रा इतना इतना देना है, और प्रोजेस्टेंस को एंडोमेट्रियम को बचाने के लिए इतना सा मात्रा देनी है, पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर यही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इतना ही आ सकता है 5 नंबर में, तो काफ़ी है इतना लिखना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, तो आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो ये टॉपिक है ये 10 नंबर में पूछा जा सकता है विद आयुर्वेद और विद मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, तो कमेंट भी कर सकते हो।